हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का आज की इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि हमने लास्ट क्लासेज में परसेंटेज ख़त्म कर दिया था। तो आज का ये जो सेशन है इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो अगर आपने परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, परसेंटेज को पहले अच्छे से कवर कर लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि परसेंटेज ही इस चैप्टर में यूज होने वाला है। जो बेसिक कंसेप्ट है परसेंटेज के, बेसिक जो टर्म्स है, बेसिक जो चीज़ें हैं, वो परसेंटेज की यूज होने वाली है यहाँ पे। और वन बाय वन हम क्वेश्चंस को जब डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी आपके सामने जो परसेंटेज से रिलेटेड होगी। तो इसलिए सबसे पहले उस परसेंटेज चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, जो कि है आपका लाभ और हानि, ठीक है। तो सबसे पहले तो लाभ और हानि होता क्या है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये समझते हैं। देखो, अगर हम बात करें कि प्राइस यानी कि मूल्य कितने तरह के होते हैं, मूल्य कितने तरह के होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि मूल्य जो है वो तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के क्या? एक तो होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। और तीसरा होता है मार्क प्राइस, एमपी, या इसको आप एमआरपी भी बोल सकते हो, या आप इसको प्रिंट प्राइस भी बोल सकते हो, प्रिंट प्राइस, ठीक है। तो इसको अंकित मूल्य बोलते हैं, अंकित मूल्य, ठीक है। ये तीन तरह के मूल्य होते हैं, तीन तरह के प्राइस होते हैं। तो इन प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या होता है, लाभ या हानि होता है एक तरह से। कैसे? अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की, ये जो क्रय मूल्य है जिस पे कोई चीज खरीदी जाती है, जिस प्राइस पर, जिस मूल्य पर कोई चीज खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहेंगे, कॉस्ट प्राइस कहेंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य जिस पे कोई चीज जो है, कोई भी आर्टिकल जो है वो बेची जाती है तो उसे हम विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कहेंगे। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही आपका प्रॉफिट और लॉस होता है, यानी कि लाभ और हानि होता है। कहने का मतलब ये कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी कि किसी चीज़ का क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब कोई चीज़ जो है आपने कम में खरीदी, ज़्यादा में बेची, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, लाभ होगा, लाभ होगा यानी कि प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जितने में खरीदी है उससे जितने ज़्यादा रुपए में बेची है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। कहने का मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि जो विक्रय मूल्य है उसमें से कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को घटा दो तो जो डिफरेंस आएगा दोनों का वही आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ये लाभ होगा, ठीक है। क्योंकि कि सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा में बेचा है, कम में खरीदा है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। सेम अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, मतलब अगर आपने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, ज़्यादा में खरीद के कम में बेचा, तो उस केस में क्या होगा, हानि होगी, यानी कि लॉस होगा। अब ये लॉस भी क्या होता है, कितना कम में बेचा है आपने, मतलब कॉस्ट प्राइस में से कितना कम करके सेलिंग प्राइस बनाया गया है, तो वही तो लॉस होगा, वही तो हानि होगी। तो यानी कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे, तो जो इनका दोनों का डिफरेंस होगा वही क्या होगा, आपका हानि होगा, ठीक है। दो चीज़ें तो ये। इसके बाद अगर हम बात करें ये सेलिंग प्राइस और जो मार्क प्राइस है, यानी कि एमआरपी है या एमपी बोल सकते हो, या अंकित मूल्य जो है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है डिस्काउंट। क्या होता है, डिस्काउंट। और यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो, अगर आपका मार्क प्राइस, यहाँ पे हमेशा मार्क प्राइस ज़्यादा ही होगा, मार्क प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि अंकित मूल्य जो है वो ज़्यादा होगा और जिस पे बेचा जाएगा यानी कि विक्रय मूल्य जो होगा वो कम होगा, तो इस केस में हमारा डिस्काउंट होता है।
और डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो छूट होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, मतलब मार्क प्राइस में से, यानी कि अंकित मूल्य में से जितने में बेची गई है सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिस्काउंट होगा। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज मतलब अगर हमें लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना हो कि कितना प्रतिशत होगा, लाभ या हानि कितना प्रतिशत होगा, वो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी लाभ या हानि हुआ है रुपये में, लाभ या जो हानि हुआ है उसका प्रतिशत कैलकुलेट करना है, तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। किस पे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होगा। तो क्रय मूल्य को क्या लेंगे, आधार लेंगे, बेस लेंगे, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज में आपने पढ़ा है कि जब भी आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो तो कोई ना कोई आधार लेना जरूरी होता है, ठीक है। मतलब ये जो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे वो किस पे कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होगा। और कितना परसेंट, इसके लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। तो ये लाभ और हानि प्रतिशत को कैलकुलेट करने का एक तरह से तरीका है, फॉर्मूला है। ओके, तो कभी भी जब भी आपको कैलकुलेट करना हो लाभ या हानि प्रतिशत, तो वो जो एक्चुअल में लाभ या हानि प्रतिशत कैलकुलेट होता है वो हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होता है, जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो। कई क्वेश्चन में क्या होता है कि मेंशन कर दिया जाता है कि उसको लाभ या हानि प्रतिशत जो हुआ है वो सेलिंग प्राइस पे हुआ है, ठीक है। जब तक मेंशन नहीं हो तो आपको यही मान के चलना है कि जो क्रय मूल्य है उसी पे कैलकुलेट किया होता है लाभ या हानि प्रतिशत। ओके, और आपको भी जब एक्चुअल लाभ या हानि प्रतिशत कैलकुलेट करना होगा तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करना होगा। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें जो डिस्काउंट है या छूट है, यानी कि जो डिस्काउंट या छूट है इसका अगर प्रतिशत कैलकुलेट करना हो तो वो किस पे कैलकुलेट होगा। देखो इसका भी प्रतिशत, मतलब जो भी डिफरेंस आएगा, जितना कम किया जाएगा मार्क प्राइस को, अंकित मूल्य को, तो उस पे बेचा जाएगा, तो जितने रुपए कम किए जाएगा, यानी कि ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है मतलब जो छूट हुई है मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करने पर जो छूट हुई है, वो जो छूट है उसको, उसका प्रतिशत कैलकुलेट करना है, इस छूट का प्रतिशत कैलकुलेट करना है। तो ये जो छूट है ये किस पे कैलकुलेट होगा, ये हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होगा, यानी कि अंकित मूल्य पर कैलकुलेट होगा, अंकित मूल्य पर कैलकुलेट होगा। कितना प्रतिशत, मल्टीप्लाई बाई 100 करके ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, छूट, जितने रुपए की छूट होगी डिवाइड बाई क्या करेंगे, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। तो यहां से छूट या डिस्काउंट प्रतिशत आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। ओके, तो ये है आपकी बेसिक सी टर्म जो आपको पता होनी चाहिए बच्चों। ओके, अब उसके बाद क्या है कि जैसे कि आपको क्वेश्चन किस किस टाइप के मिल सकते हैं। देखो, एक तो क्वेश्चन क्या मिल सकता है आपको, सीधा सा क्वेश्चन ये मिल सकता है कि आपको क्या दे दिया जाए, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य दे दिया जाए, क्रय मूल्य दे दिया जाए, ठीक है, और सेलिंग प्राइस दे दिया जाए, मतलब विक्रय मूल्य दे दिया जाए। क्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया, और यहां से आपसे पूछा जाए कि लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछ लिया जाए। एक तो ये तरीका, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में तो मैंने जैसे आपको बता दिया तरीका, जैसे कॉस्ट प्राइस मान लिया किसी का 500 रुपये दे दिया, मतलब क्रय मूल्य 500 रुपये है, और विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि यहाँ पे दे दिया 560 रुपये, ऐसा दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ है, तो आपको पता है कि कम में खरीद के ज़्यादा में बेचा जा रहा है, तो इस केस में हमेशा लाभ ही होगा, लाभ होगा। कितना लाभ होगा, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि कितने ज़्यादा रुपए में बेचा गया, 560 में से 500 को माइनस कर दो, ठीक है, ये क्या हो गया, लाभ। कितने रुपए का, 60 रुपए का लाभ हो गया। अब इसका प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे, किस पे कैलकुलेट होगा, वो कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 500 को आधार लेंगे, बेस लेंगे, कितना प्रतिशत होगा, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 60/500 गुना में 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 60 जो है वो 12 पे कैंसिल आउट, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 12% लाभ। क्या हुआ, 12% लाभ हुआ।
ओके एक तो तरीका ये, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है अगर ये कम होता, सेलिंग प्राइस कम होता, फॉर एग्जांपल अगर सेलिंग प्राइस क्या होता, अगर सेलिंग प्राइस होता मान लेते हैं कि 460 रुपये होता, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाती, हानि हो जाती, हानि होती, क्योंकि सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, ज़्यादा में खरीद के कम में बेचा जा रहा है, तो कितने की हानि हुई यहाँ पे, हानि कितने की हुई, यहाँ पे 40 रुपये की हानि हुई, 40 रुपये की हानि हुई। 500 में से 460 को माइनस करेंगे तो 40 रुपये की हानि हुई। इस हानि का प्रतिशत भी किस पे कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट होगा, मतलब 500 पे कैलकुलेट होगा। कितना प्रतिशत, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 8%, 8% हानि, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी है यहाँ पे कि प्रतिशत अगर कैलकुलेट करना है लाभ या हानि का, तो वो हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट होगा, ये बात ध्यान रखना जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें जैसे कि डिस्काउंट की अगर बात करें, तो अगर मान लिया वहां पे क्या होगा, आपको एक तो मार्क प्राइस दिया मिलेगा, अंकित मूल्य दिया मिलेगा आपको, ठीक है, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दिया मिलेगा। तो ऐसे केस में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कि छूट कैलकुलेट करनी होती है, छूट का प्रतिशत कैलकुलेट करना होता है। तो ऐसे केस में भी सेम यही मेथड इसी तरीके से यूज करेंगे आप, कि अगर मार्क प्राइस आपको दे रखा है, मान लेते हैं कि 800 रुपये, 800 रुपये किसी आइटम का मार्क प्राइस है, मतलब अंकित मूल्य है, ठीक है, और उसको बेचा जा रहा है मान लेते हैं कि 700 रुपये में, 700 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो डिस्काउंट है मतलब छूट है वो 100 रुपये की दी जा रही है ना, यानी कि मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर दोगे, तो जो छूट आ रही है वो 100 रुपये की आ रही है। तो इसका प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो छूट प्रतिशत है वो कैसे कैलकुलेट होगा, मतलब जो 100 रुपये का की छूट दी गई है उसका प्रतिशत हमेशा हमेशा अंकित मूल्य पर ही कैलकुलेट होगा जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो, ठीक है। तो ये अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये, 800 रुपये पर कितना प्रतिशत, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 100/8, 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 12.5% ये डिस्काउंट आ जाएगा। ओके, डिस्काउंट जो चैप्टर है वो जो टॉपिक है ये जो डिस्काउंट का, ये हम बिल्कुल डिटेल में लास्ट में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के लास्ट में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे छूट वाला ये जो टॉपिक है, ठीक है। अभी देखो यहाँ तक थी आपके सिंपल क्वेश्चन जहां पे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको कैलकुलेट करना हो। अब क्या हो अगर आपको लाभ या हानि प्रतिशत गिवन हो, दे रखा हो, लाभ या हानि प्रतिशत दे रखा हो और आपसे इन दोनों में से कुछ भी पूछा जाए, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पूछा जा सकता है या विक्रय मूल्य पूछा जा सकता है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। जैसे कि देखो मान लिया आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य दे रखा है आपको, ठीक है। क्रय मूल्य अगर दे रखा है आपको फॉर एग्जांपल 400 रुपये, ये क्रय मूल्य दे रखा है और यहाँ पे कह रखा है कि किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदा गया, क्रय मूल्य क्या होता है, जिसपे खरीदा गया, और इसको बेचा गया किस पे, मान लेते हैं कि 20% या 25% लाभ पर बेचा गया है, 25% लाभ पर बेचा गया, और आपसे पूछ लिया जाए कि कितने रुपए में बेचा गया है, मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है, मतलब विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो इसके दो तरीके हैं, मतलब ये कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो है फॉर्मूला जो आपने बचपन से आज तक पढ़ा होगा, बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा, और दूसरा है आप फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हो, परसेंटेज का यूज़ कर सकते हो। चलो सबसे पहले मैं बताता हूँ फॉर्मूला का क्या होता है। देखो कोई भी सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका 100 जमा में जो लाभ या हानि होता है, प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत जो होता है उसको ऐड कर दो, डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या आपका क्रय मूल्य, ठीक है। इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्रय मूल्य, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है आपका, ये है सेलिंग प्राइस निकालने का, मतलब विक्रय मूल्य कैलकुलेट करने का। अब यहीं से आप क्रय मूल्य को कैलकुलेट कर सकते हो। क्रय मूल्य कैलकुलेट करने का क्या तरीका हो जाएगा फिर,
क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा। कैसे? देखो इधर विक्रय क्रय मूल्य है, ये 100 तो इधर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये वैल्यू इधर डिवाइड में चली जाएगी, यानी कि 100 बटा ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 डिवाइड बाई 100। ये प्लस और माइनस होगा, मतलब प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत जो भी होगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? ये विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये तरीका हो जाएगा क्रय मूल्य को कैलकुलेट करने का। ये दोनों फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों फॉर्मूलाज को रट लो, ठीक है, और इससे क्या करोगे आप? क्वेश्चन को सोल्व कर दो, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में यूज करके बताता हूं कि फॉर्मूला को यूज करके कैसे करोगे, और दूसरा तरीका क्या होगा, फ्रैक्शन का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। सेलिंग प्राइस में क्या होगा? 100, लाभ है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना प्रतिशत है? 25% है, तो 25 को ऐड करेंगे, प्रतिशत नहीं लगाना यहाँ पे, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो लाभ है तो 25%, तो 25 जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस आपका क्या है? 400 रुपये, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 125 बटा 100 गुना 400, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 गुना में 125 करेंगे तो ये 500 रुपये, ये आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। एक तरीका ये। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया आपको कि आप क्या करो, ये जो लाभ या हानि प्रतिशत जो भी दे रखा है आपको, लाभ या हानि प्रतिशत जो भी दे रखा है, इसका फ्रैक्शन बना लो। फ्रैक्शन मतलब 25% क्या होता है? 25 बटा 100, और 25 बटा 100 बन जाएगा 1/4, 1/4। अब ऐसे केस में क्या होगा? देखो 1/4 क्या है? ये लाभ है, लाभ है। इसका मतलब ये है कि 4 पे 1 का लाभ है, 4 पर 1 का लाभ है। तो हमेशा जो ये बेस में होता है ना, आधार यानी कि नीचे जो हर में होता है, डिनोमिनेटर में होता है, वो हमेशा क्या होता है? आपका कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 4 यूनिट है। कॉस्ट प्राइस को क्या मानना है? जो आधार में है। लाभ या हानि प्रतिशत का जो फ्रैक्शन बनाएंगे उसमें जो आधार में है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्या है ये? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अगर आपका 4 यूनिट है तो ये लाभ कितना है? 4 पे 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है कितना? 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? फिर देखो 4 में खरीदा, 1 लाभ कमाया, तो कितने में बेचा होगा? 5 यूनिट में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 5 यूनिट में बेचा होगा। तो अब सोचो ये जो कॉस्ट प्राइस है वो 400 रुपये है, मतलब 4 यूनिट का मान जो है वो 400 रुपये है। 4 यूनिट का मान 400 रुपये है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 400 बटा 4, और 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 400 बटा 4 और गुना में 5 यूनिट का मान 5 से गुना कर दो। ये वही यूनिटरी मेथड है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 4 वस्तुओं का मूल्य 400 रुपये है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 400 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 400 बटा 4 एक वस्तु का मूल्य हो जाएगा। 5 का कैलकुलेट करना होगा तो 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। यही सेम चीज़ यूनिटरी मेथड यूज करना है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये 100 गुना में 5 करेंगे तो 500। ये आप वर्बली कर सकते हो। देखो ये छोटी सी बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली चीज़ है ये आप वर्बली कर सकते हो, बस देख के ही कर सकते हो कि 4 यूनिट का मान अगर 400 रुपये है तो 1 यूनिट का मान 100 रुपये हो गया, और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो गया। डायरेक्ट बता सकते हो आप, ठीक है। अब ये मेथड क्या है कि यही सेम मेथड आपको क्या करना है, जब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तब भी यूज करना है, ठीक है। जैसे कि देखो अगर मान लिया मैं आपको कहूं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य दे दिया आपको 945 रुपये, और आपको दे दिया गया कि यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है आपका 5%, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि कॉस्ट प्राइस बताओ, यानी कि क्रय मूल्य बताओ क्या होगा, क्रय मूल्य, ये पूछ लिया जाए। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? सिंपली इसका फ्रैक्शन बनाओगे। फ्रैक्शन क्या बनेगा? 5/100 यानी कि 1/20। कहने का मतलब 20 पर 1 का लाभ हो रहा है, 20 पर 1 का लाभ हो रहा है। मतलब ये कि यहाँ पे अगर आपका कॉस्ट प्राइस 20 यूनिट है तो लाभ कितना हो रहा है?
1 यूनिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा फिर 20 और 1 21 यूनिट हो जाएगा। 21 यूनिट हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। तो अगर 21 यूनिट का मान, अगर 21 यूनिट का मान 945 रुपये है, तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, मतलब 20 यूनिट का मान निकालना है। तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बटा 21 कर दो और गुना में 20 कर दो। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 21 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये बन जाएगा आपका 45 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, गुना में 20 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 900 रुपये। क्या हो जाएगा, 900 रुपये। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है वो 900 रुपये आ गया। ओके, सॉरी, क्रय मूल्य 900 रुपये आ गया, क्योंकि विक्रय मूल्य 945 रुपये था। राइट, चलो एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं इसी को, इसी तरीके से। अब जैसे कि मान लिया आपको विक्रय मूल्य दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है आपको 680 रुपये, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 680 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे हानि दे दिया आपको, हानि दे दिया 15%, हानि दे दिया 15%। तो आपसे पूछा जाए कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ लिया जाए, तो सिंपली आपने एक तो देखो वही तरीका है जैसे कि कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया था, फॉर्मूला माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है, और गुना में सेलिंग प्राइस। एक तो तरीका ये अभी फॉर्मूला बताया था ना मैंने। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 15% है हानि, तो 15 गुना में क्या करेंगे सेलिंग प्राइस जो आपका 680 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई 85 गुना में 680 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 पे कैंसिल आउट करेंगे 17 आ जाएगा, ये 5 पे कैंसिल आउट करेंगे 20 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा 40। ठीक है, तो 800 रुपये, 800 रुपये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, दूसरा क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आप फ्रैक्शन बनाइए, फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या होगा, ये 15/100 करेंगे, 5 पे कैंसिल आउट करेंगे, 5 दिए 15 और 5 गुना में 20 100। ठीक है, तो 3/20 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि हानि हो रही है, यानी 20 पे 3 की हानि हो रही है, 20 पर 3 की हानि हो रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य अगर 20 यूनिट है तो हानि जो है, लॉस जो हो रहा है वो 3 यूनिट का हो रहा है, तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 17 यूनिट हो जाएगा। 3 की हानि होगी, 20 में खरीद दिया, 3 की हानि हुई तो 17 क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 680 रुपये। 17 यूनिट, 17 इकाई का मान जो है 680 रुपये है, तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा 680/17। ठीक है, और इसी तरह से 20 इकाई का मान निकालना है, तो 20 इकाई का मान क्या हो जाएगा, गुना 20 कर देंगे। 17 चौका 4 से गुना 40 और 40 गुना में 20, 800 रुपये। तो 800 रुपये जो है वो आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि सॉरी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है ना हमें। कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्योंकि हमें 20 यूनिट का मान निकाला है ना, कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा 800 रुपये। ओके स्टूडेंट, तो ये मेथड रहेंगे, आपको यही चीज इसी तरीके से यूज करना है इनको, क्वेश्चंस को जब सोल्व करोगे। ठीक है, तो अभी इन्हीं जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है उसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने 1500 रुपये में एक पुरानी मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च किए। यदि उसने इसे 2160 रुपये में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो उसने ये जो खरीदी है वो 1500 रुपये में खरीदी है, ठीक है, तो इसके ऊपर 300 रुपये और खर्च कर दिए, तो यानी कि उसके लिए जो क्रय मूल्य पड़ा, यानी कि जितने रुपए में वो मशीन पड़ी वो कितने रुपए हो गया, 1800 रुपये। एक तरह से यही माना जाएगा कि उसने 1800 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है, क्योंकि जो मरम्मत पे 300 रुपये लगे हैं वो भी तो कॉस्ट में ही ऐड हो गए ना, यानी कि उसका जो खर्चा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि इसका क्रय मूल्य जो है वो 1800 रुपये हो गया, क्रय मूल्य 1800 रुपये हो गया। ठीक है, और उसने इसे बेचा कितने में, यानी कि विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य कितना है 2160 रुपए में उसने बेचा। ठीक है, तो कितने रुपए कमाए, कितने रुपए बढ़ा के बेचा, मतलब करे कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो इसका मतलब लाभ होगा। ठीक है, लाभ कितने रुपए का हुआ, यानी कि 1800 माइनस करेंगे 2160 में से, तो 360 रुपए का लाभ हुआ। और ये जो 360 रुपए का लाभ हुआ है इसका प्रतिशत निकालना है हमें। क्या निकालना है, उसका लाभ प्रतिशत। तो प्रतिशत किस पे कैलकुलेट होगा, हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होगा, 1800 पे। कितना प्रतिशत, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट, और 18 से ये 20 पे कैंसिल आउट, मतलब 20% लाभ हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 600 रुपये है, क्रय मूल्य का 5% परिवहन पर खर्च किया गया, यानी ट्रांसपोर्ट पे 5% खर्चा हो गया। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में मरम्मत पे खर्चा हुआ है, इसी तरह से ये भी जो खर्चा होगा वो किस में ऐड हो जाएगा, क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और लाभ प्रतिशत 15%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो 600 रुपये में उसने खरीदा इसको, ठीक है, 600 रुपये में खरीदा, और इस 600 का 5%, 600 का 5% जो है, $600 का 5% इसमें ऐड हो जाएगा। तो 600 का 5% कितना होगा, 600 का 10% 60 रुपये हो जाएगा। 600 का 10% 60 रुपये, इसका आधा कर दो, 5% कितना हो जाएगा, 30 रुपये, यानी 600 में 30 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो 630 रुपये जो है वो क्या आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 630 रुपये। अब इस पे लाभ कमाया जा रहा है, कितना प्रतिशत, 15% लाभ कमाया जा रहा है। आपको विक्रय मूल्य बताना है कितना होगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का एक तो फॉर्मूला है, क्या होता है, 100 जमा में लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना है 15 बटा 100, गुना में क्या करेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 630 रुपये। एक तो तरीका ये है कि 115 बटा 100 गुना में 630। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर दीजिए, यानी कि ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, 5 पे कैंसिल आउट करेंगे ये 2 आ जाएगा, 5 पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 और 63 को गुना कर दो, तो जब 23 और 63 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1409 बटा 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 704.50 रुपये। ठीक है, जब 63 को और 23 को गुना करोगे 1409 डिवाइड बाई ये 2 है आपका, तो ये आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा, जैसे मैंने बताया था आपको कि फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हो। इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 15% का, 3/20 बनेगा। ये याद कर लो फ्रैक्शन। ठीक है, आसान रहेगा आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करना अगर आपको फ्रैक्शन याद है। तो आपको पता है यहाँ पे लाभ हो रहा है 20 पे 3 का लाभ हो रहा है, 20 पे 3 का लाभ हो रहा है, मतलब 20 यूनिट अगर आपका क्या है क्रय मूल्य है, तो 3 का लाभ हो रहा है, 3 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20 और 3 23 हो जाएगा। तो 23 यानी कि क्या दे रखा है यहाँ पे, 20 यूनिट का मान दे रखा है 600 रुपये, 630 रुपये सॉरी, क्योंकि टोटल जो मान है वो 630 रुपये है। 20 यूनिट का मान 630 रुपये है, तो हमें कैलकुलेट करना है 23 यूनिट का मान, विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा 630 बटा 20 गुना में 23। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, वही 63 गुना में 23 करेंगे तो ये 1409 बटा 2 मतलब 704.5 रुपये। ये आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। ओके, तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो। दोनों मेथड आने चाहिए आपको, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, दोनों मेथड आने चाहिए। ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। दूसरा मेथड अगर आपको ये आता है तो ये इसलिए ईजी है क्योंकि जब यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत अगर आपको ऐसी वैल्यू दे दिया जाए परसेंटेज, जैसे कि 11.11%, अगर ये दे दिया तो आपका ये जो फॉर्मूला है ना ये कोई काम का नहीं है। यहाँ पे अगर फॉर्मूला यूज करोगे आप क्या करोगे, यहाँ पे 11.11% जो है 100 जमा में 11.11% बटा 100 करके गुना में ये करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और एग्जैक्ट आंसर फिर भी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आएगा एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि ये 11.11 सिर्फ इतना ही नंबर नहीं है। एक्चुअल में ये जो नंबर होता है ये 11.111111 इस तरह बढ़ता जाता है, इनफाइनाइट तक बढ़ता है ये, इसका कोई अंत ही नहीं है।
लेकिन इसको शॉर्ट में बस इतना ही लिखते हैं 11.11%। तो इसलिए अगर इसका यूज करोगे ना, इसका यूज करोगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं 11.11, क्योंकि ये तो आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए एग्जैक्ट आंसर आएगा ही नहीं आपका। तो ऐसे केस में हमेशा क्या करेंगे, हम इसका फ्रैक्शन बनाएंगे। इसका फ्रैक्शन आपको पता है 1/9 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 9 पे 1 का लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, इस तरीके से आप ये मेथड यूज करोगे वहां पे, तो अभी आप इसका एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट कर पाओगे। अदरवाइज आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके लिए भी इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मेथड भी आपको आना चाहिए, और ये जो फॉर्मूला है वो तो याद होता ही है, सबको पता होता है ये तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई और 10% की हानि पर बेची गई है, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पे, तो क्योंकि सिंपल प्रतिशत दे रखा है। क्या होता है 100, अगर प्लस लाभ है तो ऐड कर दो, हानि है तो माइनस कर दो। तो ये हानि है 10% बटा 100 गुना में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, एक वस्तु को इतने में खरीदा गया, 500 में खरीदा गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा 90/100 गुना में 500। ठीक है, 450 रुपये। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, देखो इसका आंसर कि 500 रुपये में खरीदा गया है, 10% हानि हो रही है, तो 500 का 10% कितना होगा, 50 रुपये होगा। मतलब 50 की हानि होने के बाद इसको 450 रुपये में ही तो बेचा जाएगा। ठीक है, ये ऐसी ऐसी छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, ये तो इनको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। एक टेलीविजन को 3400 रुपये में बेचा गया है, यानी कि ये क्या है, विक्रय मूल्य है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है विक्रय मूल्य, 3400 रुपये, 3400 रुपये। हानि जो हानि दे रखी है कितनी, 15%। तो आपको कैलकुलेट करना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल, या तो फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या था आपका, 100/100 माइनस में हानि, अगर लाभ होता तो ऐड कर देते, और गुना में विक्रय मूल्य 3400। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 100/85 गुना में 3400। 17 पे कैंसिल आउट करेंगे, 17×5 85, 17 दूनी 34, 200 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 पे ये जो 200 है वो 40 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 4000 रुपये। तो ये क्या आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, 4000 रुपये। ठीक है, दूसरा वही जैसे मैंने मेथड बताया आपको, 15% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 3/20 बनेगा। 20 पे 3 की हानि हो रही है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस आपका 20 यूनिट है तो हानि जो हो रही है वो कितनी हो रही है, 3 की। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 17। तो 17 यूनिट का मान दे रखा आपको 3400 रुपये, ये विक्रय मूल्य ही तो दे रखा है 3400 रुपये। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है क्रय मूल्य, मतलब 20 यूनिट का मान निकालना है। तो 20 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 3400 को 17 से भाग दे दो और 20 से गुना कर दो। ठीक है, 17 दूनी 34, 200 गुना में 20 कितना हो जाएगा, 4000। तो आप ये मेथड ये ऐसे यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 210 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है और जो विक्रय मूल्य है उनके बीच का जो अंतर होता है वही तो लाभ या हानि होता है आपका, है ना। जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर होता है वही तो हमारा लाभ या हानि होता है। अब यहाँ पे जो अंतर है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 210 रुपये दे रखा है, और लाभ जो दे रखा है वो 25% दे रखा है। तो ये लाभ ही तो है अंतर, क्या है, लाभ ही तो है अंतर। ठीक है, तो अगर 25% का मान 210 रुपये है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना है। अब सोचो, अगर आपका क्रय मूल्य 100% है और लाभ जो हो रहा है वो 25% हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बताओ विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा ना। क्रय मूल्य 100% है, लाभ 25% है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा लाभ, यानी 125%। मतलब आपको विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना है तो 125% का मान निकालना है। तो अगर 25% का मान
210 रुपये है तो 125% का मान कितना हो जाएगा? 25% का मान 210 रुपये, 1% का मान कैलकुलेट करेंगे तो 25 से डिवाइड करेंगे, और 125% का मान कैलकुलेट करेंगे तो 125 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 25 से 125 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 गुना में 210 कितना हो जाएगा? 1050 रुपये। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, ये विक्रय मूल्य। अगर आपसे क्रय मूल्य कैलकुलेट करना होता तो यहाँ पे 100% का मान पूछ लेते, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 100% है, तो 100% का मान कैलकुलेट करना होता। तो 100% का मान कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब 25% का मान 210 है तो 1% का मान के लिए 25 से डिवाइड कर देंगे और 100% के लिए गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 25 चौका 100, 4 गुना में ये हो जाएगा 840 रुपये, ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप विक्रय मूल्य भी कैलकुलेट कर सकते हो और क्रय मूल्य भी कैलकुलेट कर सकते हो। राइट, अगला क्वेश्चन। एक आदमी ने क्रमशः 12,000 रुपये और 10,000 रुपये में एक टीवी और एक फ्रिज खरीदा। उसने टीवी 20% की हानि पर और फ्रिज को 20% के लाभ पर बेचा। उसका कुल लाभ या हानि बताओ क्या होगा? देखो, उसने जो टीवी खरीदा है वो 12,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, और जो फ्रिज खरीदा है वो उसने कितने में खरीदा है? 10,000 रुपये में। फ्रिज 10,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहली बात तो ये कि टोटल कुल क्रय मूल्य कितना हुआ? कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12,000 और 10,000, 22,000 रुपये, ये कुल क्रय मूल्य है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो टीवी है, टीवी पे इसने क्या किया? हानि, टीवी को हानि पर बेचा। हानि कितनी है? 20% हानि। टीवी उसने टीवी को 20% हानि पर बेचा, तो ये जो 12,000 रुपये है इस पे 20% हानि हुई है, तो इसका 20% कैलकुलेट कर दो 12,000 का। डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 12,000 का 10% 1,200 रुपये हुआ, तो 20% डबल हो जाएगा, यानी कि 2,400 रुपये। तो 2,400 रुपये की हानि हुई है यहाँ पे। यहाँ वो लाभ कमा रहा है, कितना प्रतिशत? 20%। तो ये जो 10,000 है इसका 20%, 10,000 का 20% कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये का लाभ कमा रहा है। अब बताओ मुझे ओवरऑल क्या हुआ? देखो, 2,400 रुपये की हानि हुई है और 2,000 का लाभ हुआ है, तो ओवरऑल यहाँ पे 400 रुपये की हानि हुई है ना। क्यों? क्योंकि जो हानि होती है वो माइनस में लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव होता है। हानि हुई है नेगेटिव, और लाभ जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, भाई 2,400 की हानि हुई है, 2,000 का लाभ हुआ है, तो ओवरऑल 400 रुपये की हानि हुई है। क्या हुआ है? हानि हुई है। ओवरऑल कुल जो हानि हुई है वो कितनी हुई है? 400 रुपये की हानि हुई है। तो इसका प्रतिशत निकालना है, तो जब हानि प्रतिशत निकालेंगे, ओवरऑल हानि प्रतिशत, तो ये जो 400 रुपये की हानि हुई है वो किस पे हुई है? टोटल 2,200 रुपये पे हुई है ना। दोनों को मिला के जो हानि हुई है 400 रुपये की, तो वो दोनों के टोटल कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगी, यानी 2,200 रुपये पे कैलकुलेट होगी। सॉरी, 22,000 रुपये है ना, तो 22,000 रुपये पे कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2 पे कैंसिल आउट करेंगे 11 और ये 20, तो ये जो हानि प्रतिशत आ जाएगा 20/11%। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये 1.81% कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अच्छा, प्रतिशत नहीं पूछा यहाँ पे, तो हानि पूछा है, सिर्फ रुपये में पूछा है ना, तो लॉस आ जाएगा 400 रुपये का। ये रहा ऑप्शन ए आ जाएगा, हानि, यहीं पे आंसर आ जाएगा आपका। कुल कितनी हानि हुई है? 400 रुपये की हानि हुई है। अगर प्रतिशत पूछा जाए तो ये इतना प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन में जैसा पूछा गया है वो आप इस तरीके से आंसर करोगे। ओके,
जब भी हानि का प्रतिशत निकालना होगा तो ये ध्यान रखना टोटल कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 595 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 475 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। जैसे कोई वस्तु है, इसको क्रय मूल्य पर खरीदा गया है, कोई भी क्रय मूल्य है उस पर खरीदा गया है, ठीक है। अगर हम इस क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा, और अगर इस क्रय मूल्य से कम में बेचेंगे तो हानि होगी, ठीक है। मतलब इस क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेचेंगे, मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 1, इसमें बेचेंगे तो लाभ होगा, और ये सेलिंग प्राइस 2, विक्रय मूल्य 2 है, तो इसमें बेचेंगे तो हानि हो रहा है, कम में बेचेंगे। तो ये कह रहा है कि एक वस्तु को 595 रुपये में बेचा गया है, मतलब 595 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, और अगर इसे 475 रुपये में बेच रहे हैं, 475 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। और ये जो लाभ और ये हानि है ना, ये दोनों बराबर है। अब बराबर है तो मैं अगर ये कहूँ यहाँ पे कि लाभ भी x रुपये का हो रहा है और हानि भी x रुपये की हो रही है, दोनों बराबर है तो दोनों x रुपये की हो रही है, ठीक है। अब ये जो क्रय मूल्य है ना, इससे ये जो विक्रय मूल्य है यहाँ वाला, ये उतना ही ज़्यादा है जितना ये विक्रय मूल्य इससे कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जितने ज़्यादा में बेचा जाएगा तब उतना ही लाभ होगा, जितने कम में बेचा जाएगा उतनी ही हानि होगी। जब ये लाभ और हानि बराबर है तो इसका मतलब यहाँ पे ये इससे क्रय मूल्य से ये विक्रय मूल्य उतना ही ज़्यादा है जितना ये कम है। तो इसका मतलब ये जो क्रय मूल्य है ना, ये क्या है, बीच की वैल्यू है, मिडल वैल्यू है, मिडल वैल्यू है, ये बीच की वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बीच की, इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी ना, 595 और 475 के बीच की ही वैल्यू होगी, तभी तो ये क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा जितना ये कम होगा। तो ये जो बीच की वैल्यू है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? बीच की वैल्यू मतलब मीन कैलकुलेट करना है, जो एवरेज है एक तरह से कैलकुलेट करना है। तो बीच की वैल्यू हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों वैल्यूज को ऐड करके आधा कर दो, दोनों वैल्यू को ऐड करके आधा कर दो, 595 और 475 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो 595 और 475 कितना हो जाएगा, 600 और 400 1070, ठीक है, 1070 रुपये ये हो जाएगा। और इसको डिवाइड करोगे 2 से तो आ जाएगा आपका 535 रुपये। तो ये 535 रुपये क्या है, आपका क्रय मूल्य है। क्या है ये? 535 रुपये क्रय मूल्य है। डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि देखो 535 रुपये अगर इसका क्रय मूल्य है तो 535 से ये 595 60 रुपये ज़्यादा है, 60 रुपये ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे 60 रुपये का लाभ हुआ है। क्या हुआ है? 60 रुपये का लाभ हुआ है। इसी तरह से 535 से ये जो 475 है, ये क्या है, 60 रुपये कम है, तो 60 रुपये की ही हानि हुई है। यही तो बोला गया है कि इतने 595 रुपये में बेचने पर जितना लाभ हुआ है, 475 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि हो रही है, ठीक है। मतलब बीच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, या इसको ऐसे भी सोच सकते हो आप। देखो, क्रय मूल्य से ये x रुपये ज़्यादा है और ये क्रय मूल्य से x रुपये कम है, तो जो टोटल जो डिफरेंस है इन दोनों का, यानी कि इन दोनों का जो टोटल डिफरेंस है, अंतर जो है, अंतर कितने रुपए का? अंतर निकाल लो। 595 में से 475 रुपये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 120 रुपये। 120 रुपये का अंतर है, और ये अंतर किसके बराबर होगा? x और x 2x के बराबर होगा, यानी कि 2x बराबर 120 रुपये। तो x का मान कितना आ जाएगा? 60 रुपये। मतलब ये कि 60 रुपये का लाभ और 60 रुपये की हानि, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि अगर 60 रुपये का लाभ आ गया तो या तो इस लाभ में से माइनस कर दो, 535 रुपये आ जाएगा, या फिर ये जो विक्रय मूल्य इसमें ये हानि जो है ऐड कर दो, तो ये वापस क्रय मूल्य आ जाएगा सेम। दोनों केस में कैलकुलेट कर सकते हो और दोनों में सेम आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का दुगना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो, क्रय मूल्य
क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा, और क्रय मूल्य से कम में बेचेंगे तो हानि होगी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 900 रुपए में बेचने पर, अगर इसको 900 रुपए में बेचा जाए तो जो लाभ हो रहा है, अर्जित लाभ, उसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर, 450 रुपए में बेचने पर जो हानि हो रही है उस हानि का दुगना है ये लाभ। मतलब जो हानि है, अगर हानि x रुपए है तो लाभ कितना है, 2x रुपए है, डबल हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें, दोनों का डिफरेंस देखें, अंतर देखें, तो ये जो अंतर है वो कितने रुपए का है, 900 और 450, तो 450 रुपए का अंतर आ गया। कितना आ गया, 450 रुपए का अंतर आ गया। और ये अंतर किसके बराबर होगा, देखो ये क्या है, क्रय मूल्य से 2x ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे 2x ऐड किया जा रहा है और यहाँ पे x माइनस किया जा रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य में से कुछ ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तभी तो वो लाभ होगा, लाभ जोड़ेंगे तभी तो विक्रय मूल्य आएगा, और हानि हमेशा घटती है तब ये विक्रय मूल्य बनता है। ठीक है, हानि घटने का मतलब कम में बेचा जा रहा है तभी तो ये हो रहा है। तो ये जो दोनों का गैप होगा वो किसके बराबर होगा, ये दोनों का जो गैप होगा वो 2x और 1x यानी कि 3x के बराबर होगा। अंतर जो है वो 3x के बराबर होगा। तो हम इस 3x को 450 रुपए के बराबर रख सकते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 150 रुपए। x का मान अगर 150 रुपए आ गया है, मतलब हानि जो है वो 150 रुपए की हुई है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 150 रुपए कम होके 450 बन रहा है, तो वापस 150 ऐड करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 450 में या तो 150 ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, ये 600 रुपये। 600 रुपये क्या हो जाएगी, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। या फिर यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्रय मूल्य। कैसे, ये 2x है, 2x किसके बराबर आ जाएगा, 150, x का मान 150 है तो 2x कितना हो जाएगा, 2 गुना में 150 मतलब 300 रुपये। तो 300 रुपये का लाभ है, तो इस लाभ विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। 900 में से घटा दो ये 300 रुपये तो 600 रुपये, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। तो आप दोनों जगह से कैलकुलेट कर सकते हो इसको। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 600 रुपये। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 396 रुपये का भुगतान करता है तो ए के लिए क्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब मैं इनके क्रय मूल्य निकाल रहा हूं, यहाँ पे क्रय मूल्य लिख रहा हूं कि भाई ए ने कितने में खरीदा, बी ने कितने में खरीदा, सी ने कितने में खरीदा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए एक वस्तु को बी को 10% लाभ पे बेचता है। ए जो है ना वो बी को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब जितने में इसने खरीदा है ना उससे 10% ज्यादा में बी को बेचेगा। ठीक है, उसके बाद बी इसे सी को, बी जो है वो इसे सी को 20% लाभ पर बेच रहा है, मतलब जितने में बी खरीदेगा ना उससे 20% ज्यादा में सी को बेच देगा। ठीक है, अब जो सी है, सी इसके लिए 396 रुपये का भुगतान कर रहा है। कहने का मतलब सी 396 रुपये दे रहा है, भुगतान कर रहा है, मतलब सी ने 396 रुपये में खरीदा है, तो सी का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 396 रुपये। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ए के लिए जो क्रय मूल्य है, भाई ए ने कितने में खरीदा, क्रय मूल्य कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, देखो मान लेता हूं कि ए ने 100 रुपये में इसको खरीदा है, ए ने 100 रुपये में खरीदा या 100 इकाई में खरीदा है। ठीक है, इसको रुपये मत मानो, इकाई मान लो। 100 इकाई में खरीदा है तो ये 10% लाभ पर बेचेगा, तो 10% लाभ पे बेचेगा तो इसका 10% 10 इकाई हो जाएगा, 10 इकाई में बेच देगा इसको,
10 इकाई जोड़ के यानी कि लाभ कमा के, यानी 110 इकाई में इसको बेच देगा। ठीक है, अब ये बी ने कितने में खरीदा, 110 में खरीदा, तो ये आगे सी को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 110 का 20% कितना हो जाएगा, इसका 10% 11, 20% 22 हो जाएगा, तो 22 यूनिट लाभ कमाएगा। तो 22 इसमें ऐड कर दो, तो 132 में इसने सी को बेच दिया। मतलब सी ने कितने में खरीदा, 132 में खरीदा। तो सी ने जितने में खरीदा है ना, वो है 396 रुपये। मतलब 132 इकाई का जो मान है वो 396 रुपये है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि ए ने कितने में खरीदा था, 100 इकाई में खरीदा था, 100 इकाई का मान कैलकुलेट करना है। कैसे, 132 इकाई का मान 396 रुपये है, तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 132 से डिवाइड कर दो, और 100 इकाई का मान कैलकुलेट करना है, तो एक इकाई का मान अगर इतना है तो 100 का कितना हो जाएगा, गुना 100 कर दो, ये कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 गुना में 100, 300 रुपये। एक तरीका तो ये है इसको कैलकुलेट करने का। ठीक है, मतलब ए ने 300 रुपये में इसको खरीदा था, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका भी बताता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे आपने परसेंटेज में पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन किए थे, ठीक है, वो क्वेश्चन जैसे किए थे उसी तरीके से इसको कर सकते हो। कैसे, देखो, ध्यान से देखो, ए बी को 10% लाभ पर बेच रहा है और बी सी को 20% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, और सी ने इसको 396 रुपये में खरीदा है। अब इसका मतलब जो वस्तु का मूल्य है, जो भी वस्तु है, वस्तु का जो मूल्य है, अगर उसकी बात करें, जो भी वस्तु का मूल्य, मान लेते हैं x रुपये उस वस्तु का मूल्य था जो ए ने खरीदा था। जब ए ने इसने स्वरूप में खरीदा तो ए का जो वस्तु का मूल्य था x रुपये था। तो देखो, x रुपये को जब बी ने बी को बेचा तो क्या किया, 10% बढ़ा दिया। तो बी ने कितने में खरीदा इसको, 10% ज़्यादा में खरीदा। तो x को अगर 10% इंक्रीज कर देंगे तो 110% बन जाएगा, ये 110% बन जाएगा। अब ये आ गया बी ने जो खरीदा था, बी ने जब खरीदा था x गुना में 110/100 रुपये में खरीदा। अब आगे इसने सी को बेचा तो फिर इसने आगे 20% और बढ़ा दिया। तो अगर इसको 20% और बढ़ा देंगे तो ये 120% हो जाएगा, और अब ये किसके बराबर हो जाएगा, जो सी ने खरीदा है, यानी कि 396 रुपये के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब बी 20% बढ़ा देगा तो वो 396 रुपये हो जाएंगे ना, तभी तो सी 396 रुपये का भुगतान करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको x का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, ये 0 से 0, 20 पे कैंसिल आउट करोगे 6, और ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा जैसे कि x बराबर 396, ये 10 गुना में 5, ये तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 11 गुना में 6, ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर दो। जैसे 11 से ये 396 जो है उसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, 11 छिक्का 66, तो 6 से ये 36 जो है वो 6 पे कैंसिल आउट, 6 गुना में 5 गुना में 10, तो 300 रुपये। तो मतलब x का मान कितना आ गया, 300 रुपये। मतलब ए ने उसको 300 रुपये में खरीदा था। एक ये तरीका भी है इसको कैलकुलेट करने का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने 1000 रुपये में एक साइकिल खरीदी और उसे 10% की हानि पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने इसे 10% की हानि पर मोहन को बेच दिया। मोहन ने इसे 10% के लाभ पर सोहन को बेच दिया। सोहन के लिए क्रय मूल्य क्या है। देखो, राम, उसके बाद राम ने क्या किया, 10% की हानि पर श्याम को बेच दिया। ठीक है, श्याम ने इसे मोहन को बेच दिया और मोहन ने इसे सोहन को बेच दिया। अब देखो, राम ने इसे 1000 रुपये का खरीदा। ठीक है, राम ने इसे 10% हानि पे बेचा। 10% हानि पे मतलब 10% कम करके बेचा। तो जब 1000 को 10% कम किया जाएगा तो यानी कि इसका 90% हो जाएगा। ये श्याम का मूल्य, श्याम ने खरीदा है उतने रुपए में, 10% कम कर दिया 1000 रुपये का, श्याम ने खरीद लिया।
अब श्याम जो है वो आगे 10% हानि पर बेच रहा है, दोबारा 10% हानि पर बेच रहा है। तो यानी जितने में इस श्याम ने खरीदा था, जितने में श्याम ने खरीदा था उसका 10% फिर से घटा दिया, तो आगे फिर 90% पे बेच दिया इसने, मोहन को बेच दिया। मोहन आगे क्या कर रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है, लाभ पर मतलब बढ़ा के बेच रहा है, इंक्रीज करके। तो आगे क्या कर रहा है, जो मोहन है इसका 10% बढ़ा रहा है, तो यानी 110% पे बेच रहा है ये। तो अब जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, जितने रुपए में सोहन ने खरीदा है। तो इसको कैलकुलेट कर दो बस, ठीक है। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 1 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 1 और 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे 9 गुना में 9 गुना में 11, तो ये आ जाएगा 81, 81 गुना में 11 करेंगे तो 81 और 8 89, 891 रुपये में, ठीक है। तो 891 रुपये में सोहन ने इसको खरीदा है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है, सेम उसी तरीके से। अगला क्वेश्चन, एक और मेथड बताता हूँ। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको है ना सक्सेसिव वाला, जैसे कि कोई चीज़ इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो इफेक्ट होता है ना वो 2 वाला तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, E = x + y + z, सॉरी E = x + y + x × y / 100, इस मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन एक तरीका और हो सकता है यहाँ पे, कैसे, देखो जैसे राम ने क्या किया, राम ने 10% हानि पर बेचा, घटाया, फिर श्याम ने आगे 10% हानि पर बेचा, फिर आगे मोहन ने 10% लाभ पर बेचा, ऐसे किया ना। तो क्या करो, इनके फ्रैक्शन बना लो। देखो 1/10 होता है 10% का, ठीक है। तो मतलब ये कि राम ने 10 पे 1 की हानि कमाई, मतलब 10 में खरीदा और उसको 1 हानि मतलब 9 में बेच दिया। इसी तरह से श्याम ने भी क्या किया, 10 पे 1 की हानि कमाई, 10 में खरीदा और 1 हानि कमा के 9 में बेच दिया। इसी आगे मोहन ने 10% का क्या किया, लाभ कमाया, यानी 10 में खरीदा, 1 का लाभ कमा के 11 में बेच दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 गुना में 10 गुना में 10, 1000, मतलब राम ने शुरुआत में 1000 में खरीदा और लास्ट में जो सोहन ने खरीदा वो 9 गुना 9 गुना में 11, 891 इसमें बेचा। मतलब 1000 में खरीद के 891 में, अब 1000 रुपये है तो 1000 यूनिट का मान जो है 1000 रुपये आ जाएगा, तो 891 यूनिट का मान 891 रुपये ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती कि राम ने अगर मान ले ये दे रखा होता कि 2000 रुपये में खरीदा, तो आप ये समझ लेते कि 1000 यूनिट का मान 2000 रुपये, तो 1 यूनिट का मान 2 रुपये हो जाएगा और 891 का मान कितना हो जाएगा, 2 से गुना करके इसको कैलकुलेट कर लेते। तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शन का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि का अनुमान विक्रय मूल्य के 25% के रूप में लगाता है तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगी। देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि चाहे वो हानि प्रतिशत है या वो लाभ प्रतिशत है, ठीक है, ये हमेशा जो किस पे कैलकुलेट होता है, इनका जो आधार होता है वो हमेशा क्रय मूल्य होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है। ये मैंने बताया था ना, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। अब ये कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि का अनुमान विक्रय मूल्य पर लगाता है और 25% के रूप में इसको पाता है कि उसकी हानि जो है 25% है, तो ये उसकी एक्चुअल हानि प्रतिशत नहीं है, क्योंकि हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो वो हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य पर क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, देखो ध्यान से। जैसे ये कह रहा है कि जो इसकी हानि हुई है ना वो क्या हुई है, 25% हुई है, 25% हुई है। लेकिन ये 25% किसका है, 25% किसका है, विक्रय मूल्य का है, 25% विक्रय मूल्य का है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इस 25% का फ्रैक्शन बना लो। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा,
1/4, 25/100 करेंगे 1/4। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, अगर एक्चुअल में हानि प्रतिशत होता है ना, तो ये जो बेस होता है ये आपका क्रय मूल्य होता है, लेकिन ये जो प्रतिशत कैलकुलेट हुआ है 25%, ये तो विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को 4 यूनिट मानेंगे। विक्रय मूल्य कितना है, 4 यूनिट है। विक्रय मूल्य कितना है, 4 यूनिट है, ठीक है। अब अगर विक्रय मूल्य 4 है तो 1 की हानि हो रही है। हानि कितनी हो रही है, 1 की हानि हो रही है। तो यहां पे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, फिर क्रय मूल्य बताओ कितना होगा। जैसे कोई वस्तु पे 1 रुपए की हानि हुई है और 4 में बेचा गया है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य तो 5 रुपए होगा ना, तभी तो 1 की हानि होके 4 में बेचा गया है, ठीक है। अब विक्रय क्रय मूल्य 5 आ गया। अब एक्चुअल में जो हानि प्रतिशत है, इसकी जो एक्चुअल में रियल वास्तविक जो हानि प्रतिशत है, जो वास्तविक हानि प्रतिशत है वो कितना होगा, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, ये जो हानि हो रही है 1 यूनिट की, ये किस पे हो रही है, 5 पे कैलकुलेट होगा। तो 1 यूनिट की हानि 5 पर कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो ये 5 से कैंसिल आउट होगा 20%, यानी कि उसका जो एक्चुअल हानि प्रतिशत है वो 20% आएगा। सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया तो ये 25% था, लेकिन कॉस्ट प्राइस पर यानी कि क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करेंगे तो ये 20% होगा। ये इसका वास्तविक हानि प्रतिशत है, और यही पूछा गया है कि उसका वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसे कैलकुलेट करोगे इसको, ठीक है। यानी कि जब विक्रय मूल्य का 25% है तो यहाँ पे बेस को विक्रय मूल्य मानोगे, ठीक है। जो 4 यूनिट है वो विक्रय मूल्य है, ना कि क्रय मूल्य। लेकिन अगर यही हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर कैलकुलेट हुई होती तो उस केस में इस 4 को क्रय मूल्य मानते, ठीक है। बस ये फर्क होता है इनमें, ओके। चलो अगला क्वेश्चन और देखते हैं, इसी के जैसा है ये क्वेश्चन नेक्स्ट। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि का अनुमान विक्रय मूल्य के 10% के रूप में लगाता है तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगी। बच्चों वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करो, उसके बाद मैं देखो बताता हूँ क्या होगा। देखो, ये जो हानि हो रही है वो 10% हो रही है, और ये 10% किस पे कैलकुलेट हुई है, विक्रय मूल्य पर। तो इसका फ्रैक्शन करेंगे 1/10। तो ये जो 10 यूनिट है ना, ये क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य क्या मानेंगे हम, 10 यूनिट। और हानि जो हो रही है वो 1 यूनिट, 10 पे 1 की हानि हो रही है ना, तो 1 यूनिट हानि। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, फिर क्रय मूल्य सिंपल सी बात है 11 यूनिट होगा, तभी तो 11 पे 1 हानि कम होके 10 में बेचा गया, मतलब 11 में खरीदा गया, 1 की हानि हुई, 10 में बेचा गया, ऐसे ही तो हुआ है, ठीक है। अब ये जो हानि प्रतिशत है, ये जो हानि प्रतिशत है आपका एक, वो किस पे कैलकुलेट करना होगा, क्रय मूल्य पर। 11 पर कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9 सही 1/11%, या यूं कह लीजिए 9.09%। ये उसकी वास्तविक हानि होगी, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा 9.09% की एक्चुअल में वास्तविक हानि प्रतिशत है। ये क्या है, वास्तविक हानि प्रतिशत है, ओके। तो स्टूडेंट आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, इसी पे विराम लगाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और इस चैप्टर को के आगे के जो और भी कंसेप्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। तब तक के लिए ये जो बेसिक कंसेप्ट है, अब तक हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है, इसके आगे और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, लेवल को इंक्रीज करते जा रहे हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका बस यही है कि हमेशा स्टार्टिंग में बेसिक से शुरू करो, धीरे धीरे चीज़ों को थोड़ा सा मतलब उस लेवल पर लेके जाओ जिस लेवल के हार्ड क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। तो लास्ट तक हम इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन कर लेंगे, इतने टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझा दूंगा मैं आपको कि आपके कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में अटकेगा नहीं, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, बस इस चैप्टर को कंप्लीट देखना, ठीक है। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का मकसद है ये नहीं है कि आपको बस चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया, बल्कि मेरा मकसद ये है कि इस चैप्टर से कोई भी चैप्टर अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर आप मेरे पढ़ाए हुए इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उस टाइप के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इसमें पीपीटी में या पीडीएफ में इसमें इंक्लूड कर रखे हैं जो मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।